आपसे पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों ने भारतीय कपड़ों को किस प्रकार नष्ट किया और बुनकरों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो भारत के रेशम और सूती उत्पादों का मशीन उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में वर्चस्व था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर हेनरी न पतलू ने 1772 ईस्वी में कहा था कि भारतीय कपड़े की मांग कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि विश्व के किसी भी अन्य देश में इतना स्तरीय माल तैयार नहीं होता। लेकिन 19वीं सदी के शुरुआत में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट आने लगी, जो लंबे समय तक जारी रही। 1811 और 12 में सूती माल का हिस्सा कुल निर्यात में 33% था। 1850-51 में यह मात्र 3% रह गया। जब इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुआ तो वहाँ के उद्योगपति दूसरे देशों से आने वाले आयातों को लेकर परेशान दिखाई देने लगे। उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि वह आयातित कपड़े पर आयात शुल्क करें, जिससे मैनचेस्टर में बने कपड़े बाहरी प्रतिस्पर्धा के बिना इंग्लैंड में आराम से बिक सकें। दूसरी तरफ उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डाला कि वह ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाज़ारों में भी बेचे। 19वीं सदी के शुरुआत में ब्रिटेन के वस्त्र उत्पादन के निर्यातों में नाटकीय वृद्धि हुई। 18वीं शताब्दी के आखिर में भारत में उत्पादन का ना के बराबर निर्यात होता था। 1850 तक आते आते सूती वस्त्र का आयात कुल भारतीय आयात का 31% हो चुका था। 1870 तक यह आंकड़ा 50% के ऊपर चला गया। इस प्रकार भारत में कपड़ा बुनकरों के साथ एक साथ दो समस्याएं थी। उनका निर्यात बाजार ढह रहा था और स्थानीय बाजार सिकुड़ने लगा था। स्थानीय बाजार में मैनचेस्टर से के आयातित मालों की भरमार थी। कम लागत पर बुनकरों से बने आयात वाले कपड़े इत्यादि सस्ते थे। बुनकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। 1850 के दशक तक देश के ज़्यादातर बुनकर इलाकों में गिरावट और बेकारी के ही किस्सों की भरमार थी। 1860 के दशक में बुनकरों के सामने नई समस्या खड़ी हो गई। उन्हें अच्छी कपास नहीं मिल पा रही थी। जब अमेरिकी गृहयुद्ध शुरू हुआ और अमेरिका से कपास का आयात बंद हो गया तो ब्रिटेन भारत से कच्चा माल मंगाने लगा। भारत से कच्चा माल के निर्यात में इस तरह की वृद्धि से उसकी कीमत आसमान छूने लगी। भारतीय बुनकरों को कच्चे माल के लाले पड़ गए। उन्हें मनमानी कीमत पर कच्ची कपास खरीदनी पड़ती थी। ऐसी सूरत में बुनकरों के सहारे पेट पालना संभव नहीं था। भारतीय बुनकरों और कामगारों के सम्मुख 19वीं शताब्दी में एक और समस्या उत्पन्न हुई। अब भारतीय कारखानों में उत्पादन होने लगे और भारतीय बाजार मशीनों से निर्मित माल से भर गया था। ऐसे में भारतीय बुनकरों के अस्तित्व पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया था। इस प्रश्न का आंसर प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से लिखना चाहिए। बच्चों, मानचित्र के लिए आपको इस प्रश्न को ध्यान से देखना चाहिए और ध्यान से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि मानचित्र में आपके गेहूँ, जूट और चावल आदि उत्पादन क्षेत्रों के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें आपको इन क्षेत्रों में से ही किसी एक क्षेत्र को दर्शाना होगा। आपके मानचित्र में 5 प्रश्न आएंगे। पांचों प्रश्न हो सकता है इसी में से आ जाए और एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है सिंधु के बारे में। तो सिंधु का मानचित्र भी आपको दिखा देते हैं, आप वहाँ से भी उसको पढ़ लीजिएगा। मानचित्र में यहीं से आपका आता है। वैसे यदि कहा जाए तो यहाँ से आपका क्या है, ये गुजरात में मूंगफली होती है और भारत में गेहूँ उत्तर प्रदेश से, ठीक है। चाय कहाँ, बिहार असम से। ये यदि आप देखें यहाँ से आपका जो है वो चाय उत्पादन क्षेत्र माना गया है। कहवा कर्नाटक से, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग कोयम्बटूर को आपको यहाँ दर्शाना चाहिए।
रेशम वस्त्रों के लिए ये, चावल उत्पादन क्षेत्रों के लिए आप इन राज्यों को पढ़ लीजिएगा। इन राज्यों से चावल उत्पादन क्षेत्रों के बारे में आपसे पूछा जाता है। यदि सिंधु नदी तंत्र के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो ये सिंधु नदी है। ये सिंधु नदी के बारे में ही आपको ये चीज़ें आपको बतानी है। प्यारे बच्चों, मानचित्र में ये आप ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि यहीं से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। बच्चों, मानचित्र के लिए आपको इस प्रश्न को ध्यान से देखना चाहिए और ध्यान से पढ़ लेना चाहिए क्योंकि मानचित्र में आपके गेहूँ, जूट ना और चावल आदि उत्पादन क्षेत्रों के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें आपको इन क्षेत्रों में से ही किसी एक क्षेत्र को दर्शाना होगा। आपके मानचित्र में 5 प्रश्न आएंगे। पांचों प्रश्न हो सकता है इसी में से आ जाए और एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है सिंधु के बारे में। तो सिंधु का मानचित्र भी आपको दिखा देते हैं, आप वहाँ से भी उसको पढ़ लीजिएगा। मानचित्र में यहीं से आपका आता है। वैसे यदि कहा जाए तो यहाँ से आपका क्या है, ये गुजरात में मूंगफली होती है और भारत में गेहूँ उत्तर प्रदेश से, ठीक है। चाय कहाँ, बिहार असम से। ये यदि आप देखें यहाँ से आपका जो है वो चाय उत्पादन क्षेत्र माना गया है। कहवा कर्नाटक से, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग कोयम्बटूर को आपको यहाँ दर्शाना चाहिए। रेशम वस्त्रों के लिए ये, चावल उत्पादन क्षेत्रों के लिए आप इन राज्यों को पढ़ लीजिएगा। इन राज्यों से चावल उत्पादन क्षेत्रों के बारे में आपसे पूछा जाता है। यदि सिंधु नदी तंत्र के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो ये सिंधु नदी है। ये सिंधु नदी के बारे में ही आपको ये चीज़ें आपको बतानी है। प्यारे बच्चों, मानचित्र में ये आप ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि यहीं से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि जातिवाद से लोकतंत्र किस प्रकार प्रभावित है। तो आपको यह लिखना चाहिए, जातिवाद की भावना व्यक्ति के बीच घृणा, द्वेष एवं प्रतिस्पर्धा का जन्म देती है। जाति की भावना के विकसित होने से व्यक्ति अपनी ही जाति के सदस्यों के हित को सर्वोपरि समझता है। पहला, चुनाव के दिन विभिन्न जातियों के समूह एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते और कभी कभी चुनाव स्थल की मतपेटियां ही गायब कर देते हैं और देखा और सुन सकते हैं। दूसरा, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों का चयन भी जाति के आधार बनाकर ही किया जाता है। तीसरा, जातिवाद समाज में आपसी वैमनस्य फैलाकर सामाजिक ताने बाने में अस्थिरता उत्पन्न करता है। जातिवाद के आधार पर कुकुरमुत्तों की तरह छोटे छोटे दल बनने लगते हैं जो 1-2 सीट प्राप्त करके केंद्र में बनने वाली सरकार का समर्थन के नाम पर ब्लैकमेल करते हैं। चौथा, चुनाव में हरियाणा में प्रायः 3 जातियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। ये जाट, यादव और ब्राह्मण अथवा गैर यादव लोगों का समूह। राजस्थान में राजपूत और कुछ क्षेत्रों में आदिवासी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिहार में यादव और गैर यादव जातियों के लोग उल्लेखनीय माने जाते हैं। वर्ष 2009 में आयोजित आम चुनाव के लेखा जोखा पर दृष्टि डालने पर पता चलता है कि सभी राजनीतिक पार्टियों ने जाति के आधार पर ही टिकट का वितरण किया था। पाँचवां, चुनाव प्रचार के दिन में प्रायः सार्वजनिक सभाओं के लिए मंच उसी इलाके में बनाए जाते हैं जहां किसी दल विशेष की बहुत ज़्यादा संख्या होती है। कुछ राजनीतिक दल खुलेआम दलितों हितों या सिया सुन्नियों अथवा जाट अथवा यादव ब्राह्मण और गैर ब्राह्मणों का नारा देकर जाति विशेष के नेताओं को उकसाते हैं। नारों से प्रभावित जातियां विशेष लोगों को ही सिक्के में डाल देते हैं और उनके गुण, कर्म और योग्यता को दरकिनारे करके ही ऊंट देते हैं। भारतीय संविधान में महिला सशक्तिकरण के लिए की गई व्यवस्थाएं इस प्रकार हैं। मौलिक अधिकारों के द्वारा भी महिलाओं को कुछ अधिकार प्रदान किए गए। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तथ्यों में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निम्न व्यवस्थाएं की गई।
पहला, अनुच्छेद 14 के द्वारा महिलाओं को पुरुष के समान ही कानून के समक्ष समानता और कानून के अनुसार संरक्षण का अधिकार दिया गया है। स्पष्ट है कि कानून महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव नहीं करता। अनुच्छेद 15(1) के अनुसार लिंग के आधार पर किसी राज्य नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। इसका अर्थ स्पष्ट है कि राज्य महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं करता है। इसके साथ ही अनुच्छेद 16 के अधीन रोजगार और नियुक्तियों में महिलाओं को बिना भेदभाव के समान अवसर प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 15(3) के अनुसार महिलाओं के विकास के लिए राज्य को यह शक्ति दी गई है कि वह महिलाओं और बालकों के लिए विशेष कानून बना सके। महिलाओं के लिए विभेदी कानून बनाने की शक्ति राज्य को इसलिए दी गई है जिससे वे मातृत्व रूप प्राकृतिक दायित्वों को निभा सकें और सदियों से पुरुष प्रधान समाज के उन पर हो रहे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक शोषण का सामना कर सकें। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों बहुराष्ट्रीय कंपनी से आपका पूछा जा सकता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी आपको पढ़ लेना चाहिए। और बहुराष्ट्रीय कंपनी वैसे है क्या? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी या फिर वैश्वीकरण दोनों एक ही प्रश्न है। यदि आपकी प्रश्न में वैश्वीकरण आता है तब भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में ही पूछा गया है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। आइए इस प्रश्न को भी देखा जाए कि बहुराष्ट्रीय कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण व स्वामित्व रखती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण व स्वामित्व रखती हैं तथा यह उन प्रदेशों में कार्यरत एवं उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती हैं जहां उसे सस्ते श्रमिक एवं अन्य संसाधन प्राप्त होते हैं। उत्पादन लागत में कमी करने तथा अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस तरह का प्रयास करती हैं। वे अपने अंतिम उत्पाद को वैश्विक रूप से बेचती हैं और वैश्विक रूप से ही माल एवं सेवाओं का उत्पादन भी करती हैं। उत्पादन की प्रक्रिया छोटे भागों में बांटी जाती है तथा विश्व भर में फैला दी जाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विस्तार से लाभ है। विभिन्न देशों में उत्पादन का विस्तार होने पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सस्ते कीमतों पर सर्वोत्तम गुण वाले साधन प्राप्त होते हैं जिससे उनका लाभ अत्यधिक बढ़ जाता है। उत्पादन के विस्तार से बहुराष्ट्रीय कंपनियां अविकसित देशों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करती हैं। ठीक है। विदेशी व्यापार अर्थात आयात और निर्यात से सभी देश लाभान्वित होते हैं। भारतीय संदर्भ में विदेशी व्यापार का महत्व निम्नलिखित रूपों में व्यक्त किया जा सकता है ना। बाजार की उपलब्धता। प्रत्येक देश में किसी न किसी वस्तु का उत्पादन देश की आवश्यकता से अधिक होता है। ऐसी स्थिति में शेष उत्पादन को विदेशी बाजारों में बड़ा बाजार उपलब्ध हो पाता है। विविध वस्तुओं का उत्पादन। विदेशी व्यापार के माध्यम से अलग अलग देशों में उत्पादन वस्तुओं का व्यापार होता है। इससे किसी देश में विशेष वस्तु का अभाव दूर हो पाता है। उदाहरण के लिए भारत में दाल की कमी होने पर ऑस्ट्रेलिया से दाल मंगाई जाती है। विशिष्ट उत्पादन। विदेशी व्यापार तथा विदेशों में किसी विशेष वस्तु या सेवा की मांग होने पर कोई देश उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेता है। उदाहरण के लिए भारत का सॉफ्टवेयर उद्योग। उचित मूल्य पर वस्तुओं की प्राप्ति। तकनीकी एवं संसाधनों की कमी के कारण कभी कभी किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है जो अर्थव्यवस्था के अनुकूल नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में आयात के माध्यम से सस्ती वस्तुएं प्राप्त की जा सकती हैं। संकट का सामना। जब कभी किसी देश में प्राकृतिक अथवा मानवीय कारणों से संकट उत्पन्न होता है तो आयात के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त किया जा सकता है। संसाधनों का समुचित प्रयोग।
विदेशी व्यापार के माध्यम से बृहत बाजार उपलब्ध होने के साथ साथ नई तकनीकों का भी आवागमन होता है। इस प्रकार के लाभदायक अवसर प्रकृति एवं मानवीय संसाधनों के समुचित उपयोग को बढ़ावा देते हैं। प्रतिस्पर्धा का लाभ। विदेशी व्यापार में अपने अपने उत्पादन को बेचने के लिए विभिन्न राष्ट्र आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। इससे उपभोक्ता को उचित मूल्यों पर अच्छी वस्तुएं क्या होती हैं, प्राप्त हो जाती हैं।